नमस्ते। आज हम यूनिट 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया रीडिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसके राइटर हैं लूसियो रॉड्रिग्स। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल क्वीन विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। यह गोवा के एक पारंपरिक गांव के बेकर का चित्रण है जिसका समाज में आज भी एक अहम स्थान है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. The Portuguese and their famous loaves of bread, those eaters of loaves, might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. Those age old, time tested furnaces still exist. हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर पुर्तगालियों और उनकी मशहूर ब्रेड लोफ के बारे में पुरानी यादें ताजा करते हुए सुने जाते हैं। ब्रेड खाने वाले भले ही चले गए हों, लेकिन उन्हें बनाने वाले आज भी मौजूद हैं। हमारे बीच आज भी मिक्सचर, मोल्डर और ब्रेड बेक करने वाले लोग हैं। वे पुरानी और आजमाई हुई भट्टियां आज भी मौजूद हैं। The fire in the furnaces has not yet been extinguished. The thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as पाडर इन गोवा। भट्टियों की आग अभी बुझी नहीं है। पारंपरिक बेकर की बांस की छड़ी की धमक और झंझनाहट जो सुबह उसके आने की सूचना देती थी, आज भी कुछ जगहों पर सुनी जा सकती है। हो सकता है कि पिता अब जीवित ना हो, लेकिन बेटा आज भी परिवार का पेशा चला रहा है। गोवा में इन बेकरों को आज भी पाडर के नाम से जाना जाता है। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion, and guide. He used to come at least twice a day. Once, when he set out in the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. गोवा में हमारे बचपन के दिनों में बेकर हमारा दोस्त, साथी और मार्गदर्शक हुआ करता था। वह दिन में कम से कम 2 बार आता था। एक बार तब जब वह सुबह ब्रेड बेचने के लिए निकलता था, और दूसरी बार तब जब वह अपनी बड़ी टोकरी खाली करके लौटता था। उसकी बांस की छड़ी की झंझनाहट और धमक हमें नींद से जगा देती थी, और हम उससे मिलने और उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ते थे। Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were bought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. ऐसा क्यों था? क्या ब्रेड के प्यार की वजह से? बिल्कुल नहीं। ब्रेड तो घर की नौकरानी जैसे पास्किन या बास्टिन खरीदती थी। हम तो ब्रेड बैंगल्स, ब्रेड से बनी चूड़ी जैसी चीज के लिए तरसते थे, जिन्हें हम बहुत ध्यान से सुनते थे। कभी कभी यह खास तरह की मीठी ब्रेड होती थी। The baker made his musical entry on the scene with the jung jung sound of his specially made bamboo stuff. One hand supported the basket on his head, and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. बेकर अपनी खास बांस की छड़ी की झंझंग आवाज के साथ संगीतपूर्ण अंदाज में आता था। एक हाथ से वह सिर पर रखी टोकरी को थामे रहता था और दूसरे हाथ से बांस की छड़ी को जमीन पर पटकता था। वह घर की मालकिन का गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन करता था और फिर अपनी टोकरी को खड़े बांस पर टिका देता था। We kids would be pushed aside with a mild rebuke, and the loaves would be delivered to the servant. But we would not give up.
We would climb a bench or the parapet and peep into the basket. Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves for the elders and the bangles for the children. हम बच्चों को हल्की फुल्की डांट के साथ एक तरफ हटा दिया जाता था और ब्रेड नौकरानी को दे दी जाती थी, लेकिन हम हार नहीं मानते थे। हम किसी बेंच या मुंडेर पर चढ़ जाते थे और किसी तरह टोकरी में झांकते थे। मुझे आज भी उन ब्रेड की खास खुशबू याद है, बड़ों के लिए ब्रेड और बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. And why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely. After all, तब हम ना तो ब्रश करते थे और ना ही ठीक से मुंह धोते थे। और हम ऐसा करते भी क्यों? ब्रश करने के लिए आम के पत्ते तोड़ने की मेहनत कौन करता? और इसकी जरूरत ही क्या थी? शेर तो कभी ब्रश नहीं करता था। आखिर घर में चाय ही सब कुछ अच्छी तरह साफ कर देती थी। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball, just as a party or a feast loses its charm without bread. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bolognese are a must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. शादी के तोहफे बोल नाम की मीठी ब्रेड के बिना बेकार है। ठीक वैसे ही जैसे ब्रेड के बिना पार्टी या दावत का मजा नहीं आता। एक गांव के लिए बेकर कितना जरूरी हो सकता है, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। घर की महिला को अपनी बेटी की सगाई के मौके पर सैंडविच बनाने ही पड़ते थे। क्रिसमस और दूसरे त्योहारों के लिए केक और बोलिन्हा जरूरी होते थे, इसलिए गांव में बेकर की भट्टी का होना बहुत जरूरी था। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kawai. It was a single piece long frock reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a पाउडर। उस जमाने में बेकर या ब्रेड बेचने वाले एक खास तरह का लिबास पहनते थे जिसे कबाई कहा जाता था। यह एक ही टुकड़े वाला लंबा फ्रॉक जैसा होता था जो घुटनों तक आता था। बचपन में हमने बेकरों को शर्ट और पतलून पहने देखा था जो पूरी लंबाई वाली पतलून से छोटी और हाफ पैंट से लंबी होती थी। आज भी अगर कोई घुटनों से थोड़ा नीचे तक आने वाली हाफ पैंट पहनता है तो लोग कहते हैं कि उसने पाउडर जैसा लिबास पहना है। The baker usually collected his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. He, his family, and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. बेकर आमतौर पर महीने के आखिर में अपने बिल इकट्ठा करता था। महीने का हिसाब किताब किसी दीवार पर पेंसिल से लिखा जाता था। पुराने जमाने में बेकिंग वाकई एक फायदेमंद पेशा था। बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहता था। वह, उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा खुश और समृद्ध दिखते थे। उनका मोटा ताजा शरीर इस बात का सबूत था। आज भी कटहल जैसे शरीर वाले किसी भी व्यक्ति की तुलना आसानी से बेकर से कर दी जाती है। ओके।